एक इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उनके प्रियजनों का असमय इस दुनिया से चले जाना। और अगर वो उनका अविवाहित जवान बच्चा हो तो क्या इस दुनिया में इससे बड़ा दुख और भी है कोई? या यूं कहें कि जीते जी नर्क भी है क्या? आज की कहानी सुनकर आप फैसला कीजिए और कमेंट करके बताइए कि शिशिर के पेरेंट्स या अनूप के पेरेंट्स, किसका दुख बड़ा है और दोनों में से कौन जीते जी नर्क भुगत रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अपना अपना नर्क, जिसे लिखा है संतोष श्रीवास्तव जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीवान पर पीठ के बल लेटा, दोनों पैरों को दीवार पर शीर्षासन जैसे ताने, शिशिर नाटकीय अंदाज में अपनी पसंदीदा किताब धीमी आवाज में पढ़ा करता था। जिस्म की छुअन के बिना रूह की छुअन बेमानी है। इश्क पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर गिरती शफाक चमकीली बर्फ है, अनछुई अद्भुत। सामने झील पर मंडराते परिंदों में अब वह खंजन पक्षी नहीं है। वे सारे के सारे खंजन मेरी महबूबा के नैनों में समा गए हैं। जब शिशिर ये किताब पढ़ता था तब कमरे में बसंत उतर आता था, और आज आज धुआंई उदासी पूरे कमरे में फैल चुकी है। दीवान हटा दिया गया है और उस जगह रखे हवन कुंड में घेरा बनाकर बैठे तमाम रिश्तेदार, सगे संबंधी आहुतियां डाल रहे हैं। आज शिशिर की बरसी है। छल छलाई आंखों से सरोज देख रही है मीनाक्षी के हाथों में रखी हवन सामग्री। उदास चेहरा, टपकती आंखें, हवन की लपटों में मानो खुद भी सुलग उठी थी सरोज। अगर वे भाग्यशाली होती तो यह दृश्य होता शिशिर की और मीनाक्षी की शादी का, जिस दिन के इंतजार में वह रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बना लेती। मैं शिप में रिसेप्शन करूंगा, समुद्र में 5 मील अंदर शिप ले जाकर। निक्की हंसती, तुम तो आसमान में शादी करना, और वो भी हेलीकॉप्टर पर। फिर आपका क्या होगा बुआ? हेलीकॉप्टर में तो मैं और मीनाक्षी ही बैठ पाएंगे। निकी के साथ शिशिर की खनकती हंसी पूरे घर में गूंजती रहती कि पीछे से किसी ने उसके दोनों कंधों को दबाया। भरी भरी आंखें छलक पड़ी। साल भर पहले की तरह वह हाहाकार करती शाम। मेहमानों को विदा कर वह डिनर की तैयारी करने उठी ही थी कि एक फोन की घंटी बज उठी। हाथ में पकड़ी सब्जी की ट्रे थामे हुए ही रिसीवर उठाया। कोई अनजानी घबराई हुई सी आवाज थी। हेलो, आप शिशिर के डैडी हो? जी, आप कौन? मैं नेरोल से बोल रहा हूँ। जरा शिशिर के डैडी को फोन दीजिए। वो जरा बस स्टॉप तक गए हैं, कोई मैसेज हो तो बताइए। जी शिशिर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? कैसे? हाथ की ट्रे लगभग गिरने को ही थी। झपट कर निकी ने रिसीवर ले लिया। देखिए, आप लोग तुरंत नेरोल आ जाएं। वैन का पहिया फिसल गया था। सबको सिर पर चोट आई है। 2 सीरियस हैं। यहाँ का फोन नंबर और पता नोट कर लें और जल्दी पहुंच जाएं। निकी ने जल्दी जल्दी पता और फोन नंबर नोट किया। सफेद पड़ती, रह रह कर कांपती सरोज को सोफे पर बिठाया और पूरी गंभीरता से बोली, घबराओ मत भाभी, हमारे शिशिर को कुछ नहीं हुआ है। सरोज फटी फटी आंखों से शून्य को टटोल रही थी। हथेलियां पसीज उठी थी। निक्की दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। हमेशा भाभी पर निर्भर रहने वाली निक्की कैसे पुरखिन बनकर उन्हें संभाल रही थी। हालांकि उसके दिल की धड़कनें अपनी सीमा तोड़ने पर उतारू थी। उसका बेहद लाडला भतीजा शिशिर ना जाने किस हाल में होगा। हे सिद्धि विनायक, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मैं 11 मंगल निर्जला व्रत रखूंगी। निक्की ने आंखें मूंद कर मन्नत मांगी। तभी राजेश भी आ गए। निक्की ने सारा वाकिया सिसकियां ले लेकर सुना डाला। राजेश कांप उठे। जल्दी जल्दी नेरोल फोन लगाया। लगातार एंगेज्ड टोन। 5 मिनट लगे लाइन मिलने में। इसी बीच निक्की ने एक बैग में नैपकिन, पानी की बोतल रख दी थी। भैया, मैं भी साथ चलूं? लेकिन बोलने के लिए जबान कहाँ थी। सारी शक्ति, सारा हौसला पस्त सा हो रहा था। एक निकी ही थी जो दोनों को संभाले हुए थी। कैसे पहुंच पाएंगे ये नेरौल तक?
अगर वह साथ जाए तो इधर भी तो कोई होना चाहिए। उसने वॉचमैन को कहकर टैक्सी मंगवाई। सरोज से अलमारी की चाबी ले 10,000 के नोटों की गड्डी उनके पर्स में ठूंस दी। ना जाने कब कैसी जरूरत पड़ जाए। टैक्सी के रवाना होते ही निकी लगभग अकेले कमरे में रो पड़ी थी। यह क्या हो गया? कितनी खुशी खुशी शिशिर अपने 10 अन्य दोस्तों के साथ माथेरान वीकेंड पिकनिक के लिए गया था। वह भी जाना चाह रही थी, पर शिशिर ने ही रोक दिया। हम नेरौल से ट्रैकिंग करते हुए माथेरान आएंगे। आपसे ट्रैकिंग नहीं होगी बुआ। रेलवे स्टेशन की सीढ़ी तक तो चढ़ नहीं पाती हो। चल रे बदमाश, मेरे जाने से तुम लोगों की मस्ती में खलल जो पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू आर ग्रेट, सब समझ जाती हो जल्दी से। मुझे पता है सब कुछ। 4 लड़कियां भी है ना तुम्हारे साथ जाने में। ओ बुआ, शिशिर ने बुआ के गाल चूम डाले थे। पर मीनाक्षी नहीं जा रही है बुआ। देखना बाद में पछताएगी। पहुंचते ही मुझे फोन करेगा ना। शिशिर ने हमेशा की तरह हथेली फैलाई थी। 100 का नोट दो, तब फोन करूंगा। और फोन आया भी। लेकिन आया भी तो कैसे? ओह, न जाने कैसे हालात होंगे वहां के। ना जाने वहां कहीं अस्पताल होगा भी या नहीं। नेरौल तो गांव है, ना जाने कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। सोच सोचकर बेहाल हो रही थी वह। इसी बीच वह भाभी के मंदिर से अपने गणपति जी उठा लाई और फोन के पास जमकर बैठते हुए लगातार प्रार्थना में डूबी थी। घड़ी की सुइयां मानो सरकना भूल गई थी। दुर्घटना की खबर सुनकर उसके पड़ोसी नेरौल का नंबर ले आए थे और आधे घंटे बाद जब वह लौटे तो उनके हाथों में सूप था। निकिता जी, वहां सब ठीक है। आप यह सूप पीकर आराम करो। हम बीच बीच में फोन करते रहेंगे वहां। सहारा पाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। अभी तक भैया भाभी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो तो बहुत प्रॉम्प्ट हैं इस मामले में। कभी देर नहीं होती उनकी तरफ से। कहीं कुछ। निकी बोलते बोलते रुक गई। पड़ोसी खामोश थे। उनके चेहरे की कैफियत सच्चाई बयान कर रही थी। निकी सहम गई, और सहम गई थी उसकी प्रार्थना, मन्नतें। गणपति पर से उसका विश्वास पतझड़ के पीले पत्तों की तरह झड़ गया। डालियां ठूठ हो गई। सन्नाटे से भरे कमरे में फोन चीख पड़ा। झपट कर उठाया। हाँ भैया, कैसा है शिशिर? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? बोलिए ना भैया, आप चुप क्यों हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा है। दिल दहलाने वाली खामोशी से भरा लम्हा सरका। निकी और भैया फूट फूट कर रो पड़े थे। निकी, यहाँ तो पोस्टमार्टम चल रहा है शिशिर का। एक घूंसा सा लगा मानो दिल पर। भयंकर चित्कार करती वह कटे पेड़ सी वहीं ढेर हो गई। रिसीवर हवा में झूल रहा था, और झूल रहा था इस घर का भविष्य अंधेरे में। अभी 6 महीने पहले ही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उच्चतम अंक प्राप्त कर मेधावी शिशिर को एक विदेशी कंपनी में बेहतरीन जॉब मिला था। बहुत खुश था वह, सरोज और राजेश का इकलौता शिशिर। शादी के कई साल बाद सरोज के यहाँ शिशिर ने जन्म लिया था। सरोज को शिशिर में ही मानो बेटी भी मिल गई थी, और बेटा भी। अपने अध्यापन के दौरान सरोज इतनी व्यस्त रहती कि घर में कम ही समय देख पाती। देखते देखते खिलंदड़ा नटखट शिशिर कब बड़ा हो गया, कब उसने अपने नन्हे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां ओढ़ ली, पता ही ना चला। उसने देखा था अपने अध्यापक माता पिता को सीमित आय में तमाम जिम्मेदारियों को ढोते। उसकी महंगी पढ़ाई, कानपुर में बाबा दादी की बुढ़ापे की बीमारियां, 3-3 कुंवारी बुआओं की सरकती उम्र, और हर महीने भेजा जाने वाला मनी ऑर्डर। तमाम संघर्षों, आर्थिक जटिलताओं के बीच शिशिर ने समझ लिया था कि उसे जो करना है स्वयं ही करना है। उसकी आंखों में सपने थे। वह नई पीढ़ी का एक युवक था जो हर दिन पूरा जीवन जी लेना चाहता था। जिंदगी के एक एक पल को मुट्ठी में भींचकर बहुत शिद्दत से जी लेना चाहता था। जिंदगी मानो एक नशा थी, और वह उस नशे में चूर था। महंगे महंगे बेहतरीन फैशन बुटीक के कपड़े और परफ्यूम्स वह अपनी हर सैलरी में खरीद लेता। महंगे शूज, महंगी रिस्ट वॉच, सनग्लासेस, कैसेट्स, सीडीज। राजेश ने और सरोज ने कभी लोकल ट्रेन की प्रथम श्रेणी में सफर नहीं किया। हमेशा भीड़ में ठूंसे, भीड़ का हिस्सा हुए वे दबकर पिसकर मीरा रोड से ग्रैंड रोड तक पहुंचते थे।
लेकिन शिशिर ने नौकरी लगते ही फर्स्ट क्लास का पास बनवा लिया। सरोज बिगड़ पड़ी थी। एक पैसा तो तुम बचा नहीं पाते हो, थोड़ा जोड़ना भी सीखो। अरे मम्मा, पास तो मुझे कंपनी ने दिया है, आने जाने का फर्स्ट क्लास का पास, और ऑफिस में दिन भर कॉफी चाय, चाहे जितनी मर्जी पियो। और मम्मा जोड़ूं किसके लिए? मोटा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूं और आज खुद को कमियों में रखूं, तरसा कर रखूं? ओ मम्मा, तुम पेपर पढ़ लिया करो रोज का। सरोज ने चकित होकर शिशिर को देखा। इसमें पेपर पढ़ने की क्या बात है? ये बात बीच में कहाँ से ले आए तुम? मुझे मुद्दे से मत भटकाओ, पैसे जोड़ा करो। बात है मम्मा, पेपर पढ़ने की भी बात है। पेपर रंगे पड़े रहते हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों की हफ्ता वसूली से। नहीं मानने पर बड़े बड़े लोगों को गोलियों से भून दिया गया। मोटा बैंक बैलेंस वो गुड़ है जो डी गैंग के शूटर्स को ततैया बर की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सरोज ध्यान से शिशिर के चेहरों को देखने लगी थी। क्या इसीलिए शिशिर इतनी सारी तनख्वाह पत्तों की तरह हवा में उड़ा देता है? क्या इसीलिए आज की पीढ़ी कमाने और खर्चने में विश्वास करती है? वीकेंड पर पार्टी, पिकनिक्स, फिल्में, महंगे महंगे रेस्टोरेंट, कान में सटा वॉकमैन, मोबाइल फोन, निश्चल खिलखिलाहट, ऐसी भरपूर कि सावन के घटाटोप बादलों के बीच चमकती बिजली भी शर्मा जाए। इस पीढ़ी को भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यह पीढ़ी आज में जीती है। अरे मम्मा, इन शूटर्स से अगर बच भी गए तो ट्रेन से गिरकर कटकर मरो। हर दिन हादसे, आज है कल नहीं। फफूंदी लगाने को और दूसरों के ऐश करने के लिए बैंक में पैसा जोड़ो। क्यों भाई? हमारा भविष्य तो आतंक की छाव तले पनप रहा है। बंदूक की नोक, रेल की पटरी और सड़क पर सहसा थामे खड़ा है हमारा भविष्य। मम्मा जानती हो, हर साल 80,000 जाने जाती हैं सड़क दुर्घटनाओं में। सरोज की पलकें झुक गई थी, शर्म से या अपनी बेहद व्यस्त जिंदगी से, जिसमें सामने पेपर होता जरूर था, लेकिन मन में स्कूल की 9वीं 10वीं कक्षाओं का सिलेबस ठूसा होता। फला तारीख से परीक्षा है, फला तारीख तक सिलेबस खत्म कर देना है। यदि कोई हादसा होता तो स्टाफ रूम में उसे सुनने के बाद वे पेपर में पढ़ती। घर आकर टीवी ऑन करके न्यूज सुनती तो सुन चुकी होती औरों के मुंह से, और इसी तरह टीवी के पर्दे पर देख लेती। और एक तरफ उनका यह बेफिक्र लड़का ए टू जेड सारी जानकारी रखता है। बेवफा जिंदगी में खुशियां बटोरने, जीने और जीने देने की एक नई परिभाषा को वह कितना खुशी खुशी जीता है। और एक वे खुद हैं जो चींटी की तरह पाई पाई जोड़ती हैं, घसीटती रही खुद को। न खुद ढंग से जी पाई, न अपनी मर्जी का कुछ कर पाई। अपनी जरूरतों को मार कर धन जोड़ती रही। इसलिए नाते रिश्तेदारों की वक्त बेवक्त ऊल जुलूल फरमाइशों पर स्वाहा करने के लिए। ठीक कहता है शिशिर, उन्हें उसके सामने अपना व्यक्तित्व दाना दाना घसीटती कमजोर चींटी सा जान पड़ा। हर दिन किताबों से तरह तरह की इश्किया लाइनें पढ़ते रहने और रात के 11 बजे सबके सो जाने पर फोन पर धीमे धीमे बतियाने से सरोज को कुछ शक हुआ। पूछने पर शिशिर ने बिना किसी दुराव छुपाव के बता दिया कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ रही मीनाक्षी से उसका इश्क चल रहा है। थोड़ी देर तो वो खामोश रही, लेकिन जानती थी कि शिशिर का निर्णय गलत नहीं होता। मीनाक्षी प्रतिष्ठित परिवार की खूबसूरत लड़की है, इनकार की कोई वजह भी नहीं थी। प्रश्न अगर उठा भी तो उसके महाराष्ट्रियन होने पर ही उठ सकता है। वे दकियानुसी विचारों की नहीं है, लेकिन शिशिर के बाबा और दादी की सहमति भी जरूरी है। पूरे 1 महीने की जद्दोजहद के बाद जब पूरे परिवार ने खुशी खुशी शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो उन्होंने शिशिर को बुलाकर अपनी सहमति प्रकट कर दी। चहक उठा वह, उनके पैर छूकर लिपट पड़ा उनसे। वे खुद भी तो बहू की कल्पना में खो गई, और शिशिर मीनाक्षी से यह बताने को उतावला कि अब आसमान हमारी मुट्ठी में है, हम जितना चाहे पंख पसार सकते हैं अब। एकाएक रो रोकर बेहाल हुई निक्की को याद आया, मीनाक्षी को खबर तो कर दे। लेकिन वहां घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। चौथी बार लगाने पर मीनाक्षी की आजी ने मराठी में बताया कि मीनाक्षी अपने मम्मी डैडी के साथ निरौल पहुंच चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उन 11 लोगों में से केवल अनूप और रेखा बचे हैं।
लेकिन रेखा के बचने की उम्मीद भी ना के बराबर है। सुबह सुबह शिशिर को लेकर सरोज और राजेश, मीनाक्षी और भी न जाने कितने सारे लोग घर लौट आए। एक शीला का सच। हाँ, शिशिर मर चुका है। ना हिल-डुल रहा है, ना कुछ बोल रहा है। हमेशा रेस्टलेस रहने वाला, कितनी शांति से चिर निद्रा में लीन है। उसे देखते ही निकी तो बेहोश हो गई। पूरा फ्लैट दुख के महासागर में डूब गया। सरोज ना रो रही थी, ना किसी से कुछ बोल रही थी। आंखें फटी, शून्य में टकटकी, मानो उस अदृश्य सत्ता से सवाल कर रही थी, ऐसा क्यों किया? क्यों सुख की थाली परोसते ही छीन ली? क्यों लूट लिया जिंदगी का उजाला? और क्यों अंधेरे में झोंक ली बाकी की उम्र? अनूप की तरह शिशिर क्यों नहीं बच सका? हाँ, अनूप ही बच पाया है। रेखा भी तो पूरे 2 घंटे तक मौत से संघर्ष कर आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। एक साथ इतनी जवान मौतें। कैसा रहा होगा वह क्षण जब वैन कुलाटी खाती, हंसती खिलखिलाती जिंदगियों को लिए गहरी घाटी में गिरकर चकनाचूर हो गई थी। कुछ के तो चेहरे पहचानने तक मुश्किल थे। शिशिर की ब्रेन की हड्डी टूट गई थी। खून उबल उबल कर आंख, कान और नाक से बह चला था। फेफड़े सिकुड़ गए थे। एक डरावनी मौत झेलकर भी शिशिर के चेहरे पर मासूम शांति बिखरी है। मानो कह रहा है, मैं ना कहता था मम्मा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल नहीं। सहसा सरोज बेतहाशा बिलखती हुई शिशिर के सीने पर जो लगी तो फिर हफ्तों नहीं उठी। बुखार ने उन्हें दबोच लिया। सदमे के कारण बुखार उतर ही नहीं रहा था। सारे शरीर में दर्द और सूखी खांसी। अनूप की माँ उन्हें देखने आई थी। उन्हें सब्र करिए मिसेस वर्मा, वह एक दिव्य आत्मा थी। अधिक दिन कैसे रहती दुनिया में। काश मेरा शिशिर भी बच जाता। जैसे आप अनूप को संभाले हैं, मैं भी संभाल लेती। कम से कम नजरों के सामने तो रहता। मीनाक्षी कहती है कि हाथ पैर टूट जाते तो टूट जाते, कम से कम उसके होने की तसल्ली तो रहती। अनूप की माँ सरोज के कंधे से लिपटकर रो पड़ी। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण अनूप के दिमाग में खून जम गया था। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। पूरा सिर घुटा हुआ, पट्टियों से बंधा, गाल सूजे, आंखों के नीचे चोट के फफोले, सलाइन, खून चढ़ाने वाली नलियों से बिंधे हाथ। अब नहीं सहन होता मुझसे ये सब। बहुत मुश्किल है ये देखना। तसल्ली रखिए, सांस बची है, शरीर भी वापस आ जाएगा। बुखार उतरते ही मैं देखने आऊंगी उसे। सरोज सोचने लगी, काश शिशिर भी जिंदा होता तो जिंदा रहते मीनाक्षी के सपने। शिशिर के रहते उनके परिवार ने मीनाक्षी को जैसे अपना ही लिया था, बिल्कुल वैसे जैसे उन्हीं के घर की बेटी हो। तीज त्योहार में वे आती तो वे उसे उपहारों से पूरा का पूरा लाद देते। चौके में वह निकी और शिशिर के साथ नाश्ता, लंच या डिनर तैयार कर रही होती। तीनों की खिलखिलाहट पेपर जांचती सरोज के कानों में मिश्री घोल देती। उन्होंने तय कर लिया था कि वे मीनाक्षी के साथ सास का नहीं, बल्कि दोस्ती का रिश्ता रखेंगी। और मीनाक्षी, वो भी इसी काबिल है। उसके गुणों से सारे नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र रश्क करने लगे थे। तभी तो निकी कहती है, नजर लग गई हमारे शिशिर को। सफेद कपड़े से ढके शिशिर के पैरों को कई घंटे से दबाती मीनाक्षी एकाएक अपने डैडी को सामने देखकर सिसक पड़ी थी। डैडी, ये क्या हो गया है? सदमे के कारण मीनाक्षी भूल गई थी कि शिशिर की मृत देह को एम्बुलेंस में अपनी गोद में रखे उसके डैडी ही थे। वह यह भी भूल गई थी कि शिशिर अभी उसका पति नहीं हुआ था। उसने दाहिने हाथ में पहना कांच का कड़ा उतारकर उसके पैरों के पास रख दिया था। शाम को जब उसकी सहेलियां उससे मिलने आई तो वह बदहवास सी घूम घूम कर उन्हें घर दिखा रही थी। यह हमारी अलमारी, मेरी और शिशिर की। यह हमारी मखमली चादर, कंबल, गिलाफ, इन्हें शिशिर जम्मू से लाया था। और ये देखो उसकी पसंद के अचार। सबसे ज्यादा पसंद था उसे मिर्ची का अचार। फिर डबडबाई आंखों से जबरदस्ती हंसते हुए बोली थी, उस दिन पराठे के एक कौर में पूरी मिर्च खा गया था शिशिर और सी सी करता भागा था सिंक की ओर। पर नल में पानी था ही नहीं।
उस दिन पानी वालों की स्ट्राइक जो थी, सहसा निकी ने उसे सीने से लगा लिया था। सरहदें केवल दो देशों के बीच में नहीं होती, सरहद मृत्यु और जीवन के बीच भी होती है। इस पार जीवन, उस पार मृत्यु, और मृत्यु के बाद की अनजानी राहें। मीनाक्षी ने यह सरहद ही मिटा डाली थी। जिंदगी में मौत को भी जी रही थी वह। अफसोस था तो इस बात का कि वह शिशिर के साथ क्यों नहीं गई। तब या तो वह शिशिर के साथ होती या शिशिर उसके साथ होता। पता है बुआ जी, जिस लड़की के कारण ट्रैकिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर सब वैन में बैठकर जा रहे थे, जबरदस्त मृत्यु योग था उसका। नहीं मीनाक्षी, मृत्यु योग तो हमारा था। हमारी जिंदगी हमसे छिन गई, निकी ने कहना चाहा था, पर मीनाक्षी के चेहरे की मासूमी ने उन्हें खामोश कर दिया था। समय कहाँ रुकता है। सांसों के बोझ तले हाँफते राजेश और सरोज धुआं धुआं जी रहे थे। अक्सर अनूप की मम्मी या पापा से भेंट हो जाती। अक्सर वे अस्पताल चले जाते उसे देखने। 24 साल का जवान हट्टा कप्टा अनूप 10 महीनों की जानलेवा पीड़ा को झेलता सूख कर कंकाल मात्र रह गया था। चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती। जीवन का संकेत देती सांसें ही यह विश्वास दिलाती कि वह जिंदा है। खाना भी नलियों के सहारे और पानी भी नलियों के सहारे, टट्टी पेशाब भी नलियों के सहारे। नलियों पर टिके इस जीवन को जिंदगी देने के लिए कमर तोड़ महंगाई में पाई पाई खर्चते अनूप के माता पिता। सारे गहने बिक गए, बैंक खाली हो गए, कोई प्रॉपर्टी नहीं बची। कर्ज का भी बोझ बढ़ता जा रहा है। सरोज ने अपने 1 महीने की पूरी तनख्वाह यह कहकर दे दी, लौटाने की मत सोचना। अनूप भी मेरे लिए शिशिर के समान ही है। काश शिशिर होता तो वे अपना सब कुछ उसके इलाज पर न्यौछावर कर देती, पर भाग्य ने उनका साथ ही नहीं दिया। शिशिर के ऑफिस के सहकर्मी कभी कभी मिलने आते। अब शिशिर से ज्यादा अनूप की चर्चा होती। मांस का लोंदा बनकर रह गया है अनूप, एक जिंदा लाश। सरोज तड़प उठती, ऐसा मत कहो, वह जिंदा है। माँ बाप के लिए यही क्या कम बड़ी बात है। यह आपका मुंह है आंटी, पल पल मरने से तो शिरीष जैसी मौत भली। गिरे और खत्म। सरोज अंदर चली गई। कैसी होती जा रही है युवा पीढ़ी, एकदम भावना शून्य। माँ बाप के सामने ही बक देती है जो मुंह में आता है। इतने लोगों में से अनूप का बचना कोई मामूली बात नहीं है। उनका सौभाग्य उनके साथ था, वरना शिशिर की तरह आज अनूप भी उनके साथ ना होता। मन बहुत कसकता रहता, क्या हुआ ऐसा। ईश्वर ने एक ही औलाद दी और उनके जीते जी छीन भी ली। मौत आनी भी थी तो उन्हें क्यों न आ गई। तड़प उठती वे, रातों को नींद खट से खुल जाती। कल्पना करती, वैन घाटी में गिर रही है, सभी चीख चिल्ला रहे हैं, वैन के दरवाजे टूट गए हैं, दरवाजों से गिरती लकड़ियां पत्थरों की चोट खा बिल बिलाकर बेहोश हो रही हैं। शिशिर का सिर चट्टान से टकराया है, वह बिलख रहा है, मम्मा मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। उनकी हाफी चलने लगती, रक्त का दौरा शिराओं को तोड़ने लगता, सारा शरीर पसीने से नहा जाता, लेकिन हलक सूख जाता। डॉक्टर ने सलाह दी कि वे ध्यान योगा की क्लासेस अटेंड कर लें। ध्यान, योगा, ईश्वर चिंतन तो बड़े बड़े दुखों का अचूक दवा है। वे उत्तेजित हो गई। ईश्वर चिंतन? कहाँ है ईश्वर? हमारा ईश्वर तो शिशिर के साथ ही मर गया, शिशिर के साथ ही उसका दाह कर्म भी हो गया। कंधों के दबाव के साथ ही उनके कानों में कोई फुसफुसाया, अनूप के बड़े भाई आए हैं। अनूप डीप कोमा में चला गया है। वे झटका खा गई, अपने ही दुख में डूबी। साल बीत जाने का लम्हा लम्हा बटोरती वे सोच भी नहीं पाई थी कि 5 सदस्यों सहित अनूप की लंबी बीमारी का खर्चा झेलते परिवार का तो आर्थिक ढांचा चरमरा ही गया होगा, जबकि उन लोगों का आर्थिक पक्ष पहले से ही कुछ कमजोर सा था। शाम को वे राजेश के साथ अनूप को देखने हॉस्पिटल पहुंची। बलिष्ठ शरीर वाला अनूप सूख कर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था, आंखें बंद जैसे समाधि में लीन हो। धीरे धीरे उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन अनूप की माँ यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसे कमर से नीचे पैर तक लकवा मार गया है। अनूप के पापा ने बताया, साल भर से महंगे टेस्ट, महंगी दवाइयाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की फीस
हॉस्पिटल के कमरे का किराया भरते भरते वे कंगाली की गिरफ्त में आ गए हैं। उन्होंने प्रदेश के आला अफसरों, राजनेताओं से सहायता की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दुर्घटना मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। कई चैरिटी संस्थानों में भी अनुदान की मांग की गई है। कुछ ने दिया भी, पर इतना कम, जैसे रेत के महासागर में पानी की बूंद। हौसला रखे भाई साहब, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। सरोज ने सूनी आंखों से राजेश की ओर देखा, मानो जता रही हो, जैसे ही दुर्घटना मुआवजा हमें मिलेगा, हम इनकी मदद जरूर करेंगे। पर हमारी भी मजबूरी है, साल भर से केस टंगा है। इधर अनूप की रफ्ता रफ्ता मौत की गिरफ्त में जाती जिंदगी सरोज से देखी नहीं जाती। जब भी उससे मिलकर लौटती, उसके चेहरे का सूनापन और सन्नाटे से गूंजती चीखें उसके जहन में कौंधती रहती। वक्त भी कैसी चीज है। कहाँ तो वे अनूप के बच जाने पर मन ही मन यह भी सोचती रही कि काश शिशिर भी बच जाता। लेकिन अब एहसास होता है, मानो अनूप का घर बेबसी का ऐसा खंडहर बन गया है, जिनकी दीवारों के साथ उनके गुर्बत के जालों की तरह अनूप की कराहें भी लटकी हैं। और लटकी है उस घर के हर सदस्य की लाचार सिसकियां। ओह, जीवन ऐसा भी होता है। इसी कश्मकश के बीच एक दिन पता चला कि अनूप के मम्मी पापा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह मांग की है कि उनके पुत्र अनूप को दया मृत्यु का अधिकार दिया जाए। सुनकर वे सन्न रह गई, मानो आकाश के गर्भ में छुपी तमाम बिजलियां उल्काए उनके ऊपर टूटकर गिर पड़ी हों। यह क्या सुन रही हैं वे? जिस अनूप के लिए उन लोगों ने घर की पाई पाई स्वाहा कर दी, और जो उनका भविष्य है, उसी की मृत्यु की कामना। सुनकर रहा ना गया। राजेश के साथ भागती भागती अनूप के घर गई तो अनूप की मम्मी उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। अनूप से मौत का पीड़ादायी इंतजार करवाना अब ठीक नहीं। डॉक्टर्स ने भी इनकार कर दिया है, अब उसका इलाज संभव नहीं। फिर भी जब तक सांस चलती है, आस कैसे छोड़ी जा सकती है? तो क्या करें सरोज जी? हॉस्पिटल के भारी खर्च के साथ उसका तड़पना देखें, या घर लाकर रात दिन उसके मुर्दा शरीर की उठती गिरती सांसों को गिने? सरोज की आंखें डबडबा आई। वो तो उसके लिए, जो उसे साल भर पहले छोड़कर जा चुका है, उसके लिए अभी तक रो रही है। जिंदगी भर रोएंगी। और ये जिंदा बच गए के लिए आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने तो शिशिर का मृत शरीर पहली और अंतिम बार बस कुछ चंद घंटों के लिए देखा। ये तो रोज रोज देख रहे हैं। जो कष्ट और पीड़ा अनूप झेल रहा है, उससे कहीं अधिक कष्ट और पीड़ा तो ये दोनों झेल रहे हैं। बेटे के खोने का गम, घर के कंगाली की गिरफ्त में चले जाने का गम, भविष्य के लिए की गई सारी बचत, सारी भविष्य निधि, सारा कीमती सामान, सारे जेवर, सब स्वाहा। और कर्ज में बिंधे सो अलग। अचानक उनकी सोच का रुख बदल गया। अचानक उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस रूप में जिंदा बच जाने से तो शिशिर जैसी मौत अच्छी थी। भारी मन से लौटते हुए वे राजेश से बोली, तुम क्या सोचते हो? अब अनूप जिंदगी की ओर तो लौट नहीं सकता। उसके माता पिता ने बिल्कुल ठीक निर्णय ले लिया है। मर्सी किलिंग का अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। राजेश अवाक थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।